वेलकम टू यूसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी एक इस प्रकार का सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है। हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी में बहुत उनको समस्या आती है, क्योंकि बेसिकली हमारे इंडिया में ऐसा कोई लैब अवेलेबल नहीं है जिसमें बच्चों को ले जाकर प्रैक्टिकल सारी चीज़ें दिखाई जाएँ। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में सारे अक्सर परेशान रहते हैं। तो आज हम ये बायोलॉजी का सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ये बायोलॉजी का सेक्शन जो है ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो अगर मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेल्स जो है वो क्लास 6 से शुरू हो जाता है और क्लास 10 तक चलता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल जो हैं ये सेल्स से रिलेटेड ही होते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बायोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर सिर्फ ये कहा गया था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम जान पाए कि जीवों के अलावा और कुछ भी सजीव हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल को कहते हैं। किसको कहते हैं? एरिस्टोटल। इन्हें हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु जो है ये बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं। तो अरस्तु ने ये कहा था कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होगा जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा जाएगा। जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होगा जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाएगा? जीवों के बारे में। उस समय जीव किसे माना जाता था? उस समय जीव जैसे मैं, आप, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे फैक्टर जो थे उस समय जीव में कवर होते थे। लेकिन काफी समय बाद एक मशीन की खोज हुई। उस मशीन का नाम था क्रिस्पोग्राफ। क्या नाम था उसका? क्रिस्पोग्राफ। क्रिस्पोग्राफ मशीन की खोज हुई थी और उस मशीन की खोज जो की थी वो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम है जगदीश चंद्र बासु। किसने की थी? जगदीश चंद्र बासु ने क्रिस्पोग्राफ मशीन की खोज की थी। और जब उस मशीन की खोज हो गई उसके बाद ये पता चला कि नहीं सर, जीव में पेड़ पौधों को भी शामिल किया जाता है। उससे पहले जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पेड़ पौधों को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सी ऐसी मशीन थी जिसने ये बताया कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी जीव का एक सेक्शन है? तो क्रिस्पोग्राफ। कौन सी? क्रिस्पोग्राफ। ठीक है। तो जिस समय क्रिस्पोग्राफ मशीन की खोज हुई उसके बाद बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उससे पहले बायोलॉजी में सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाता था? एनिमल्स के बारे में। जब क्रिस्पोग्राफ मशीन की खोज हुई उसके बाद बायोलॉजी के कितने सेक्शन हो गए? दो। कितने सेक्शन? दो। कौन से? एक सेक्शन को बोल दिया गया जूलॉजी और दूसरे सेक्शन को बोल दिया गया बॉटनी। जूलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच बना दिया गया जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। और बॉटनी में किसके बारे में पढ़ा जाता है? प्लांट्स के बारे में। तो आज हम लोग बॉटनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में। बॉटनी के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जब भी हम जूलॉजी की बात करते हैं तो आपने कहा कि सर आपने एनिमल्स लिखा है यहाँ पे। एनिमल्स क्यों लिखा है? सर एनिमल्स इसलिए लिखा है क्योंकि साइंस के अनुसार जीव जंतुओं को छोड़कर पेड़ पौधों को छोड़कर जो जीव जंतु हैं वो सारे एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शेर हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ही को मैं ये कहूँ कि नहीं आप गधे हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शेर और गधा दोनों जानवर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए एनिमल्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर ह्यूमंस के लिए पढ़ने की क्या कोई अलग ब्रांच है? नहीं, ह्यूमंस जो हैं उन्हें भी साइंस की भाषा में एनिमल ही कहा जाता है। वो भी एनिमल की कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव आपको दुनिया में मिलेंगे वो सारी चीजें की स्टडी कहाँ की जाएगी? जूलॉजी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें किसी भी चीज के बेस से पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स दुनिया में पाए जाते हैं उनकी बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? सेल्स से। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सेल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल्स के बारे में। देखिए आपको यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ आ रहा होगा। सेल्स जो है इसका साइंटिफिक नेम, सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या नाम क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाता है? सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। सेल्स की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल्स की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल्स की खोज की थी वो डेड सेल्स था। कौन से सेल्स की खोज की थी?
डेड सेल्स। अब सवाल ये पूछेंगे कि सर आप डेड सेल्स किसे कहते हैं? डेड सेल्स वो मरे हुए कोशिका, हिंदी में उसे मरी हुई कोशिका कहते हैं। नाम से पता लग रहा है ऐसा सेल्स जिसमें जान प्राण ना हो। तो ये कहाँ पाया जाता है? डेड सेल्स जो है ये पेड़ की सबसे ऊपरी परत पे पाया जाता है। आपने पेड़ देखा है? चलिए मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ की सबसे जो ऊपर मोस्ट लेयर होती है वो किस चीज की बनी होती है? डेड सेल्स की। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल्स की खोज की थी, कौन से सेल्स की खोज की थी? डेड सेल्स की। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने डेड सेल्स के बारे में तो बता दिया, लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल्स की खोज की थी लीवेनहॉक ने। किसने की थी? लीवेनहॉक ने। कब की थी? 1669 में लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी। अच्छा, अब हमारे पास दो साइंटिस्ट के नाम आ गए, एक रॉबर्ट हुक का और दूसरा लीवेनहॉक का। इन दोनों ने सिर्फ ये बताया कि सेल्स होता क्या है, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। इस सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो एनिमल की बॉडी है वो किस तरह सेल से बनी है। ये तो सिर्फ सेल्स के बारे में बता के चले गए कि सेल्स नाम की कोई चीज होती है, लेकिन सेल्स थ्योरी के अंतर्गत स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि इंसान की बॉडी यानी ह्यूमन बींग्स की या जानवरों की जिनकी भी बॉडी है वो सेल्स से किस तरह बनी है। आप समझ गए? इन्होंने सिर्फ सेल्स की खोज की, लेकिन आपसे ये कोई पूछे कि सेल्स के बारे में जानकारी किसने दी, कैसे इसके बारे में हम और जानेंगे, सेल्स थ्योरी किसने दी? तो सेल्स थ्योरी किसने दी? स्वान ने। कब दी थी? 1839 में। सेल्स थ्योरी में इन्होंने कहा क्या था? सेल्स थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि सेल्स जो है वो खुद डेवलप होकर एक पूरे शरीर का निर्माण करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसके भी शरीर में हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसका भी नाक होता है, लीवर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो डेवलप कैसे होता है? वो सेल्स जो है वो आपस में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। यानी सेल डिवीजन की वजह से एक सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाता है, दूसरा सेल डिवाइड होकर तीसरा सेल बनाता है। इस तरह बॉडी जो है वो ग्रोथ करती चली जाती है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये सेल डिवीजन कभी रुकता भी है? हाँ जी, रुकता है। एक मेच्योरिटी की एज आ जाती है, उस पर जाके ये सेल डिवीजन हमारा रुक जाता है। तो आपको ये सेल थ्योरी समझ में आ गई? सेल्स थ्योरी में उन्होंने कहा था कि सेल्स जो हैं ये कैसे डिवाइड होंगे, कैसे बॉडी जो है वो ग्रोथ करेगी, ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं? सेल्स थ्योरी में। सेल्स थ्योरी किसने दिया? स्वान ने। स्वान ने कब दिया? 1839 में। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो सेल से बना हुआ है, तो सेल्स को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया। कौन सा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? बताइए आप। हिंदी में इसे कहेंगे क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। नहीं समझ में आया आपको? अब मैं बताता हूं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि सेल्स ये डिसाइड करेंगे, आपकी बॉडी में आपके जो सेल्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, एक कुत्ते की बॉडी, तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन आप ये पूछेंगे कि सर कैसे अलग है? वो भी सेल से बना हुआ है, मैं भी सेल से बना हुआ हूं, आप भी सेल से बने हुए हैं, लेकिन अलग कैसे है? तो हम तीनों का सेल्स जो है वो अलग अलग है, और हमारा सेल्स ये डिटरमाइंड करता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक बच्चे का जो सेल्स है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर आपने कहा कि सर आपने तो एक और बात कही थी कि सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है। हमारी बॉडी में बतेरे फंक्शन होते हैं, बतेरे मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम लोग जितने काम करते हैं ये डिसाइड है, ये प्री डिसाइड है कि पहले से कौन सा सेल्स कौन सा काम करेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर एक भी सेल्स अपना फंक्शन रोक दे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? मर जाएंगे पागल। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो सेल्स को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। अब कोई आपसे सवाल पूछेगा कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, तो आप जवाब दे पाएंगे हाँ जी। क्यों? हमारा फंक्शन जो है वो किससे डिसाइड होता है? सेल से। कौन सा बॉडी कौन सा काम करेगी, कौन सा पार्ट हमारा कौन सा काम करेगा। ब्रेन का काम क्या है? सोचने का। यानी ब्रेन सेल्स जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने और डायरेक्शन देने का काम करते हैं। आप समझ गए? अब ब्रेन को कहेंगे आप बोलो, तो ब्रेन बोलेगा थोड़ी ना, बोलने का काम तो मुंह करेगा ना, आप सब जानते हैं। तो सेल्स के बारे में, तो हम जितने भी काम करते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी बॉडी के कौन सा ऑर्गन जो है ये कौन सा काम करेगा, ये सारा किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। तो इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत अगर हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की क्या होती है? सेल्स होती है। आपको पता चल गया। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू मिलते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब आपने सुना होगा ना, हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा लीवर, हमारा फेफड़ा, दिल भी ऑर्गन है, ठीक है, ब्रेन, ये सारी चीजें क्या किस में कवर होती है? ऑर्गन में। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, आप नाम समझ रहे हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब पूरा काम करने का एक सीक्वेंस। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनता है तो उससे क्या मिलता है? हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सर आपने ये बता दिया सेल्स किसे कहते हैं, आपने ये भी बता दिया कि बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्या आप ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स क्या है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है? शुतुरमुर्ग का अंडे का साइज जो होता है वो नारियल की तरह होता है। जैसे आपने नारियल देखा ना, अरे नारियल पानी जब पीते हैं हम लोग तो वो ऐसा गोल इतना बड़ा होता है। इसी तरीके से शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। बेसिकली शुतुरमुर्ग एक पंछी है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। तो सबसे बिगेस्ट सेल किस में पाई जाती है? ऑस्ट्रिच एग में। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो माइक्रोप्लास्ट, क्या नाम है? माइक्रोप्लास्ट। ठीक है। इसके अलावा अब आप बात करेंगे कि सर आपने दुनिया में तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी बता दी, अब आप ह्यूमन में बताइए कि ह्यूमन में सबसे छोटी सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है? ह्यूमन के बारे मतलब हम लोगों के बारे में बात हो रही है। तो ह्यूमन में सबसे बड़ी यानी ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल्स जो है वो ओवम होती है। कौन सी होती है? ओवम। ओवम किस में पाई जाती है? फीमेल में। किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। ये जो ओवम होता है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। बिना ओवम के हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जनन तंत्र, अगर एक बच्चे का जन्म कैसे होता है? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तभी जन्म होता है ना। तो ओवम जो है वो ह्यूमन में सबसे बिगेस्ट सेल है। अब आप पूछेंगे कि सर ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किस में पाया जाता है? तो ये मेल में पाया जाता है, स्पर्म। मेल में जो स्पर्म पाया जाता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जो है वो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल है। समझ गए आप? चलिए अब आप कहेंगे कि सर आपने मेल फीमेल इकट्ठे क्यों बता दिया? भैया ह्यूमन में दोनों को शामिल किया जाता है। अगर मैं बोलूंगा ह्यूमन तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फीमेल के बारे में बोल रहा हूँ, मैं मेल के बारे में भी बोल रहा हूँ। यानी मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन में कवर होते हैं। ये बात आप समझ गए। आगे की वीडियोस के लिए हम एक अगला सेक्शन